कस्टम एक्ट 1962 संक्षिप्त सारांश। धारा 76 से 100 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 76 ऐसे मामले जहां वापसी की अनुमति नहीं है। सेक्शन 76 क्या कहता है? सेक्शन 76 उन हालात के बारे में बताता है जिनमें ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा, भले ही सेक्शन 74 या सेक्शन 75 के तहत दूसरी शर्तें पूरी हों। संक्षेप में, यह सेक्शन ड्रॉबैक बेनिफिट्स के गलत इस्तेमाल को रोकता है। कब ड्रॉबैक मान्य नहीं है? एक निषिद्ध वस्तुओं का निर्यात। अगर एक्सपोर्ट किया गया सामान किसी कानून, कस्टम्स एक्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या कोई और कानून के तहत बैन है, कोई कमी की इजाजत नहीं है। नेपाल या भूटान को जमीन के रास्ते निर्यात किया जाने वाला सामान, अगर एक्सपोर्ट जमीन के रास्ते से किया जाता है, नेपाल या भूटान, ड्रॉबैक मंजूर नहीं है, सिवाय इसके कि जहां नोटिफिकेशन में खास तौर पर इजाजत दी गई हो। यह रोक इसलिए है क्योंकि ट्रेड अरेंजमेंट के तहत ऐसे एक्सपोर्ट को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। 3 जब्ती योग्य सामान, अगर एक्सपोर्ट किया गया सामान है गलत घोषित या कस्टम कानून का उल्लंघन करने पर या किसी भी कारण से जब्त किया जा सकता है, कोई छूट नहीं दी जाएगी। सरल उदाहरण, निषिद्ध निर्यात, बैन वाइल्ड लाइफ आइटम का एक्सपोर्ट कोई नुकसान नहीं। नेपाल को भूमि निर्यात, सड़क के रास्ते नेपाल को कपड़ों का एक्सपोर्ट कोई ड्रॉबैक नहीं। धारा 76 के तहत गलत घोषणा का मामला, शिपिंग बिल में गलत जानकारी, कीमत कोई वापसी नहीं। धारा 76 का उद्देश्य अवैध या गैरनुपालन वाले निर्यात को रोकता है, कानूनी एक्सपोर्ट के लिए ही दिए जाएं। सेक्शन 74 और 75 के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सुरक्षा प्रावधान के तौर पर काम करता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 77 सामान के मालिक द्वारा घोषणा। सेक्शन 77 क्या देता है? सेक्शन 77 के मुताबिक भारत में आने या जाने वाले हर यात्री या सामान के मालिक को सही अधिकारी के कहने पर कस्टम्स को अपने सामान के बारे में सच सच बताना होगा। आसान शब्दों में, जब कस्टम्स यात्रियों से पूछे कि वे क्या ले जा रहे हैं तो उन्हें बताना होगा। धारा 77 के तहत मुख्य आवश्यकताएं, एक, इसे घोषणा करनी होगी, भारत में आने या यहां से जाने वाले किसी भी यात्री या कोई भी मालिक बिना साथ वाले सामान सहित। 2, क्या घोषित करना जरूरी है? माल की प्रकृति, मात्रा, कीमत, यह भी शामिल है। शुल्क योग्य वस्तुएं, प्रतिबंधित निषिद्ध वस्तुएं, शुल्क मुक्त भत्ते से अधिक माल, उच्च मूल्य वाली वस्तुएं जैसे सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स। 3, डिक्लेरेशन कब जरूरी है? जब सही अधिकारी मांगे या तय तरीकों से, जैसे सीमा शुल्क घोषणा पत्र CDF या रेड चैनल बटा इलेक्ट्रॉनिक घोषणा। अगर कोई यात्री ग्रीन चैनल चुनता है तो भी कस्टम्स डिक्लेरेशन मांग सकता है। व्यावहारिक उदाहरण, उदाहरण 1, आने वाला यात्री, अगर कोई यात्री मुफ्त सीमा से ज्यादा सोने के गहने लाता है तो सेक्शन 77 के तहत बताना होगा। उदाहरण 2, जाने वाला यात्री, टेम्पररी एक्सपोर्ट के लिए महंगा कैमरा ले जाना, रीइंपोर्ट पर दिक्कतों से बचने के लिए डिक्लेरेशन जरूरी है। उदाहरण 3, बिना साथी का सामान, घर का सामान अलग से भेजा जाएगा, मालिक को सामान बताना होगा। गलत या गैर घोषणा के परिणाम, सामान जब्त या जब्त किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में संभावित मुकदमा। घोषणा न करने पर अक्सर सेक्शन 111 जब्ती और सेक्शन 112 जुर्माना के तहत कार्रवाई होती है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 78 सामान पर शुल्क का निर्धारण। सेक्शन 78 क्या देता है? सेक्शन 78 में बताया गया है कि जब ड्यूटी देनी हो तो यात्रियों के लाए सामान पर कस्टम ड्यूटी कैसे तय की जाती है। आसान शब्दों में, अगर बैगेज पूरी तरह ड्यूटी फ्री नहीं है तो कस्टम्स इस सेक्शन के तहत देने वाली ड्यूटी तय करता है। धारा 78 के प्रमुख प्रावधान, एक, सीमा शुल्क द्वारा शुल्क का निर्धारण, सही अधिकारी यह तय करता है क्या शुल्क देय है और सामान पर ड्यूटी की रकम। 2, शुल्क गणना का आधार, ड्यूटी की गणना इस आधार पर की जाती है, माल का मूल्य और कस्टम्स टैरिफ एक्ट के तहत बताई गई दरें। इसके अधीन सामान नियम 2016, लागू अधिसूचनाएं बटा छूट। 3, यात्री श्रेणी मायने रखती है, ड्यूटी इन आधारों पर अलग अलग होती है, निवासी बटा अनिवासी, विदेश में रहने की अवधि, आयु, वयस्क बटा नाबालिग। सबसे पहले फ्री अलाउंस और कंसेशनल रेट लागू किए जाते हैं। 4, जब्त करने योग्य या प्रतिबंधित वस्तुएं, अगर बैगेज में ये चीजें हैं, निषिद्ध सामान या बिना बताए ड्यूटी वाला सामान। कस्टम्स कर का आकलन करें और जब्त करने बटा पेनल्टी के लिए अलग से कार्रवाई शुरू करें। व्यावहारिक उदाहरण, एक भारतीय यात्री विदेश से लौटता है जिसके पास ये चीजें हैं, लैपटॉप, ड्यूटी फ्री और फ्री अलाउंस से ज्यादा सोना। कस्टम्स बैगेज नियमों के अनुसार छूट की अनुमति दें और धारा 78 के तहत अतिरिक्त सोने पर शुल्क का आकलन करें। महत्वपूर्ण बिंदु, सेक्शन 78
सेक्शन 77 बैगेज की घोषणा के साथ काम करता है। अगर ड्यूटी दे भी दी गई है तो भी गलत जानकारी देने पर पेनल्टी की कार्रवाई जारी रह सकती है। ड्यूटी का पेमेंट करने से रोकी गई चीजें अपने आप रेगुलर नहीं हो जाती। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 79 बोनाफाइड बैगेज ड्यूटी फ्री अलाउंस। सेक्शन 79 क्या देता है? धारा 79 यात्रियों के वास्तविक सामान पर सीमा शुल्क से छूट प्रदान करती है, जो सामान नियम 2016 के तहत निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अधीन है। आसान शब्दों में, यात्रियों के असली निजी सामान को तय लिमिट के अंदर ड्यूटी फ्री ले जाने की इजाजत है। धारा 79 के मुख्य तत्व। एक वास्तविक सामान इसमें शामिल है रोजाना इस्तेमाल के लिए जरूरी पर्सनल सामान, कपड़े, टॉयलेटरीज, इस्तेमाल की हुई पर्सनल चीजें। सामान पर्सनल इस्तेमाल के लिए है, बेचने के लिए नहीं। ड्यूटी फ्री अलाउंस लिमिट के अंदर लाए गए सामान। पैसेंजर के स्टेटस और रुकने के समय को ध्यान में रखते हुए सामान सही मात्रा में होना चाहिए। 2 निर्धारित नियमों के अधीन ये छूट पूरी तरह से लागू नहीं है, ये इन पर लागू होती है। बैगेज नियम 2016 के अनुसार नोटिफिकेशन और शर्तों के अधीन पैसेंजर कैटेगरी के आधार पर रेसिडेंट बटा टूरिस्ट बटा लौटने वाले इंडियन। 3 यात्रीवार भत्ते। ड्यूटी फ्री अलाउंस इस पर निर्भर करता है। विदेश में रहने की अवधि, यात्री की उम्र वयस्क बटा नाबालिग, दौरा किया गया देश, यात्रा का तरीका। सही लिमिट अलग से बताई जाती है और कस्टम्स आने पर लागू करता है। 4 बहिष्कार। नीचे दिए गए सामान को बोनाफाइड बैगेज नहीं माना जाता है। वाणिज्यिक मात्रा, निषिद्ध या प्रतिबंधित सामान। तय लिमिट से ज्यादा सामान पर ड्यूटी लगेगी। व्यावहारिक उदाहरण, शुल्क मुक्त अनुमति, पुराने कपड़े, पर्सनल मोबाइल फोन, टॉयलेटरी सेक्शन 79 के तहत छूट। आंशिक रूप से कर योग्य, फ्री अलाउंस से ज्यादा सोना या इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिट तक छूट, ज्यादा पर ड्यूटी। वास्तविक नहीं, रीसेल के लिए कई नए फोन सेक्शन 79 के तहत नहीं आते। महत्वपूर्ण नोट्स, धारा 79 धारा 77 के तहत घोषणा के बाद काम करती है। अगर कोई ड्यूटी लगती है तो उसका असेसमेंट सेक्शन 78 के तहत किया जाता है। गलत इस्तेमाल करने पर जब्त और जुर्माना हो सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 80 सामान का अस्थायी निरोध। सेक्शन 80 क्या देता है? सेक्शन 80 कस्टम्स को यह अधिकार देता है कि वो पैसेंजर का सामान कुछ समय के लिए रोक ले। जब पैसेंजर उसे तुरंत क्लियर नहीं कर पाता, ड्यूटी पेमेंट की दिक्कतों, डॉक्यूमेंटेशन या दूसरे सही कारणों से, और बाद में कंप्लायंस होने पर उसे रिलीज कर दे। आसान शब्दों में, अगर आप अभी अपना सामान क्लियर नहीं कर सकते तो कस्टम्स उसे सुरक्षित रख सकता है और बाद में वापस दे सकता है। धारा 80 की मुख्य विशेषताएं। एक बैगेज कब रोका जा सकता है? यात्री तुरंत ड्यूटी नहीं दे सकता। सामान को वेरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। यात्री ने समय मांगा, असली कारण। हिरासत अस्थायी है, जब्ती नहीं। 2 सामान कहां रखा जाता है? सीमा शुल्क हिरासत में, अक्सर एयरपोर्ट पोर्ट पर लेफ लगेज बॉन्डेड स्टोरेज में। 3 सामान की रिहाई। सामान तब छोड़ा जाता है जब यात्री लागू कस्टम ड्यूटी का भुगतान करता है और तय शर्तें पूरी करता है, डॉक्यूमेंट्स, परमिशन। 4 प्रभार। डिटेंशन पीरियड के लिए स्टोरेज बटा हैंडलिंग चार्ज देना पड़ सकता है, एयरपोर्ट वेयरहाउस के नियमों के अनुसार। व्यावहारिक उदाहरण। उदाहरण 1, ड्यूटी का तुरंत भुगतान नहीं किया गया। यात्री ज्यादा सोना लाया लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। सामान सेक्शन 80 के तहत पकड़ा गया, ड्यूटी पेमेंट के बाद छोड़ा गया। उदाहरण 2, डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है। बिना बिल के महंगा कैमरा लाया गया। कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया, वेरिफिकेशन के बाद रिहा कर दिया गया। महत्वपूर्ण अंतर। सेक्शन 80 टेम्पररी डिटेंशन, पैसेंजर फ्रेंडली। धारा 111 जब्ती, दंडात्मक कार्रवाई। शुल्क का भुगतान और अनुपालन धारा 80 के तहत रिहाई। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 81 री एक्सपोर्ट के लिए असली सामान को कुछ समय के लिए रोकना। सेक्शन 81 क्या देता है? सेक्शन 81 के तहत असली सामान को कुछ समय के लिए रोक कर रखने की इजाजत है जब कोई यात्री भारत में कस्टम ड्यूटी देने के बजाय सामान को फिर से एक्सपोर्ट करना चाहता है। आसान शब्दों में, अगर आप कुछ पर्सनल चीजें इंडिया में इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो कस्टम्स उन्हें सुरक्षित रख सकता है और आपके जाने पर उन्हें वापस ले जाने की इजाजत दे सकता है। धारा 81 के प्रमुख प्रावधान। एक केवल वास्तविक सामान पर लागू। निजी सामान जो वास्तव में यात्री का है, वाणिज्यिक या निषिद्ध वस्तुएं नहीं। 2 यात्री का फिर से एक्सपोर्ट करने का इरादा। यात्री ने ड्यूटी देने के बजाय री एक्सपोर्ट का विकल्प चुना। महंगी चीजों, कैमरा, ज्वेलरी, इक्विपमेंट के लिए आम। 3 सीमा शुल्क द्वारा अस्थायी हिरासत। सामान कस्टम कस्टडी में रखा गया है, बॉन्ड बटा अंडरटेकिंग देनी पड़ सकती है। 4 प्रस्थान के समय पुनः निर्यात। सामान यात्री को लौटाया जाता है भारत छोड़ते समय या जब री एक्सपोर्ट की शर्तें पूरी हो जाती है। व्यावहारिक उदाहरण। उदाहरण 1, महंगे इक्विपमेंट के साथ टूरिस्ट। एक विदेशी टूरिस्ट थोड़े समय के लिए प्रोफेशनल कैमरा लेकर आया। सेक्शन 81 के तहत कैमरा जब्त कर लिया गया और जाते समय वापस भेज दिया गया।
उदाहरण 2, निवासी भारतीय। निवासी ज्वेलरी लाता है लेकिन ड्यूटी नहीं देना चाहता। भारत से जाते समय ज्वेलरी को जब्त करके विदेश ले जाया गया। महत्वपूर्ण अंतर, परीक्षा अनुकूल। अनुभाग, उद्देश्य, धारा 80, भारत में बाद में क्लियरेंस के लिए टेम्पररी डिटेंशन। धारा 81, पुनः निर्यात के लिए अस्थायी निरुद्धि। सेक्शन 80 बाद में इंपोर्ट करें। धारा 81, विदेश वापस ले जाना। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 82, सामान पर लागू ड्यूटी और टैरिफ वैल्यूएशन की दर। सेक्शन 82 क्या देता है? सेक्शन 82 बताता है कि जब कस्टम ड्यूटी लगती है तो बैगेज पर ड्यूटी और टैरिफ वैल्यूएशन की कौन सी दर लागू होगी। आसान शब्दों में, यह सामान पर ड्यूटी रेट और वैल्यू तय करने की तारीख तय करता है। धारा 82 के अंतर्गत मुख्य नियम। प्रासंगिक तिथि, बैगेज पर लागू ड्यूटी और टैरिफ वैल्यूएशन की दर वही है जो उस तारीख को लागू होती है जिस दिन कस्टम्स द्वारा बैगेज की जांच की जाती है। यह नॉर्मल इंपोर्ट से अलग है जहां जरूरी तारीख आमतौर पर बिल ऑफ एंट्री से जुड़ी होती है। यह क्यों मायने रखता है? ड्यूटी रेट और एक्सचेंज रेट बदल सकते हैं। बैगेज केस के लिए एक ही साफ तारीख तय करके कंफ्यूजन दूर करता है। व्यावहारिक उदाहरण। उदाहरण 1, शुल्क दर में परिवर्तन। एक यात्री 1 अप्रैल को आता है। सामान की जांच 3 अप्रैल को की जाती है जब ड्यूटी रेट बढ़ जाता है। 3 अप्रैल को ज्यादा रेट सेक्शन 82 के तहत लागू होगा। उदाहरण 2, विनिमय दर में उतार चढ़ाव। आने और जांच के बीच एक्सचेंज रेट में बदलाव होता है। परीक्षा की तारीख का रेट इस्तेमाल किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, सिर्फ बैगेज पर लागू होता है, कार्गो इंपोर्ट पर नहीं। इनके साथ मिलकर काम करता है। धारा 78, सामान का मूल्यांकन। और सेक्शन 79, असली सामान के लिए छूट। परीक्षा की तारीख ही तय होती है, आने की तारीख नहीं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 83, सामान पर कस्टम्स एक्ट के कुछ प्रोविजन का लागू होना। सेक्शन 83 क्या देता है? सेक्शन 83 में कहा गया है कि कस्टम्स एक्ट के कुछ एनफोर्समेंट प्रोविजन बैगेज पर भी लागू होते हैं जहां तक वे लागू होते हैं। आसान शब्दों में, पैसेंजर का सामान कस्टम कानून के दायरे में नहीं आता। जब्ती, पेनल्टी और फैसले जैसी जरूरी पावर का इस्तेमाल सामान के मामलों में भी किया जा सकता है। बैगेज पर किस तरह के नियम लागू होते हैं? हालांकि सेक्शन 83 में सेक्शन की पूरी लिस्ट नहीं है, लेकिन यह बैगेज मामलों में जनरल एनफोर्समेंट फ्रेमवर्क को शामिल करता है, जैसे तलाशी, जब्ती और जब्ती जहां लागू हो, गलत घोषणा, छिपाने या उल्लंघन के लिए दंड, न्याय निर्णय और अपील प्रक्रियाएं, वसूली और अन्य आकस्मिक शक्तियां। वाक्यांश जहां तक हो सकता है का अर्थ है केवल वे प्रावधान लागू होते हैं जो सामान की स्थिति में उचित रूप से फिट होते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, सामान में गलत घोषणा। यात्री ड्यूटी वाला सामान छिपाता है और ग्रीन चैनल चुनता है। बैगेज से जुड़े नियम लागू होते हैं। साथ ही सेक्शन 83 के तहत जब्त करने, जुर्माना लगाने का अधिकार भी मिलता है। सामान में निषिद्ध वस्तुएं, जांच के दौरान प्रतिबंधित रोक लगाई गई चीजें मिली। सेक्शन 83 के साथ सामान्य जब्ती जुर्माना के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण, सेक्शन 83 नए अपराध नहीं बनाता, यह मौजूदा शक्तियों को बैगेज मामलों तक बढ़ाता है। यात्री अनुकूल खंड 77, 82 धारा 83 के माध्यम से प्रवर्तन के साथ मौजूद है। अगर कोई वायलेशन होता है तो सिर्फ ड्यूटी देने से लाइबिलिटी खत्म नहीं होती। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 84, बैगेज के री एक्सपोर्ट के कुछ मामलों में ड्रॉबैक की इजाजत नहीं होगी। सेक्शन 84 क्या देता है? सेक्शन 84 कुछ खास स्थितियों में बैगेज के री एक्सपोर्ट पर ड्रॉबैक देने पर रोक लगाता है। आसान शब्दों में, अगर बैगेज को दोबारा एक्सपोर्ट भी किया जाता है तो कुछ मामलों में ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 84 के तहत ड्रॉबैक कब मान्य नहीं है? एक सामान ड्यूटी फ्री या रियायती ड्यूटी पर क्लियर किया गया, अगर सामान था कर से छूट या इंपोर्ट के समय कम रेट पर चार्ज किया जाता है, जैसे बैगेज रूल्स के तहत इसके री एक्सपोर्ट पर कोई रोक नहीं है। 2, असल में कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दी गई थी। ड्रॉबैक, चुकाई गई ड्यूटी का रिफंड है। अगर इंपोर्ट के समय कोई ड्यूटी नहीं दी गई तो रिफंड करने के लिए कुछ नहीं है। 3, वास्तविक सामान पुनः निर्यात किया गया। पर्सनल सामान और असली सामान आमतौर पर ड्यूटी फ्री री एक्सपोर्ट पर ड्रॉबैक के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। सरल उदाहरण, उदाहरण 1, ड्यूटी फ्री बैगेज। यात्री अपना पर्सनल सामान ड्यूटी फ्री लाते हैं और बाद में उन्हें री एक्सपोर्ट करते हैं। धारा 84 के तहत कोई वापसी नहीं। उदाहरण 2, रियायती दर। ज्वेलरी की अनुमति है और इसे फिर से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ड्रॉबैक की इजाजत नहीं है। उदाहरण 3, ड्यूटी पेड बैगेज। अगर बैगेज के इंपोर्ट पर पूरी ड्यूटी दी गई थी और फिर उसे दोबारा एक्सपोर्ट किया गया तो ड्रॉबैक पर तभी विचार किया जा सकता है जब वो सेक्शन 84 की पाबंदियों के तहत ना आता हो और दूसरे नियमों के अधीन हो। धारा 84 का उद्देश्य यात्रियों को दोहरा फायदा होने से रोकता है। यह पक्का करता है कि ड्रॉबैक सिर्फ वही दिया जाए जहां ड्यूटी असल में मौजूद थी। रिफंड के लिए बैगेज रूट के गलत इस्तेमाल से बचाता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 85, गलत तरीके से दी गई वापसी की वसूली की शक्ति। सेक्शन 85 क्या देता है?
सेक्शन 85 कस्टम्स को किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से या गलती से दी गई ड्रॉबैक को रिकवर करने का अधिकार देता है। आसान शब्दों में, अगर गलती से या गलत घोषणा की वजह से ड्रॉबैक दिया गया है तो कस्टम्स इसे वापस ले सकता है। धारा 85 के प्रमुख प्रावधान। एक, वापसी की गलत अनुमति। रिकवरी तब शुरू की जा सकती है जब ड्रॉबैक हो, गलत तथ्यों के कारण अनुमति दी गई, गलत घोषणा, छिपाव या गलत दस्तावेजों के आधार पर, या कानून बटा नियम बटा नोटिफिकेशन के खिलाफ मंजूरी दी गई। 2, पुनर्प्राप्ति तंत्र। उचित अधिकारी यह कर सकता है, डिमांड नोटिस जारी करें और गलत तरीके से चुकाई गई ड्रॉबैक की रकम वापस पाएं। रिकवरी में आमतौर पर ब्याज लगता है और फैक्स के आधार पर पेनल्टी की कार्रवाई भी हो सकती है। 3, सिर्फ इसलिए सुरक्षा नहीं क्योंकि इसे मंजूरी मिल गई थी। भले ही कमी यह थी, कस्टम्स द्वारा स्वीकृत या एक्सपोर्टर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अगर बाद में यह गलत पाया जाता है तो इसे अभी भी रिकवर किया जा सकता है। व्यावहारिक उदाहरण। उदाहरण 1, गलत AIR लगाया गया। एक्सपोर्टर ने लागू सीमा से ज्यादा AIR ड्रॉबैक क्लेम किया। सेक्शन 85 के तहत ज्यादा ड्रॉबैक वसूला गया। उदाहरण 2, अयोग्य निर्यात। एक्सपोर्ट किया गया सामान बैन था बटा एलिजिबल नहीं था, लेकिन गलती से ड्रॉबैक दे दिया गया। सेक्शन 85 के तहत रिकवरी शुरू की गई। उदाहरण 3, दोहरा लाभ। एक्सपोर्टर ने ड्रॉबैक के साथ एक और गलत इंसेंटिव का दावा किया, गलत ड्रॉबैक वापस मिल गया। महत्वपूर्ण बिंदु। सेक्शन 85 ड्रॉबैक मंजूर होने के बाद लागू होता है। मिसरिया साबित हो जाता है तो अलग से पेनल्टी सेक्शन लागू हो सकते हैं। लिमिटेशन पीरियड और प्रोसेस, ड्रॉबैक रूल्स और जनरल एडजुडिकेशन प्रोविजन से कंट्रोल होते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 86, गलत तरीके से चुकाए गए ड्रॉबैक पर ब्याज। सेक्शन 86 क्या देता है? सेक्शन 86 के मुताबिक किसी भी गलत तरीके से चुकाई गई ड्रॉबैक रकम पर ब्याज देना जरूरी है, जिसे कस्टम्स वसूल लेता है। आसान शब्दों में, अगर गलत ड्रॉबैक लिया गया है तो आपको उसे ब्याज के साथ वापस करना होगा। धारा 86 के प्रमुख प्रावधान। एक, ब्याज कब लागू होता है? ब्याज तब देना होगा जब गलती से ड्रॉबैक की अनुमति दे दी गई थी और यह रकम सेक्शन 85 के तहत वसूल की जा सकती है। 2, वो अवधि जिसके लिए ब्याज लिया जाता है। ब्याज की गणना ड्रॉबैक के भुगतान की तारीख से की जाती है, गलत रकम की रिकवरी की तारीख तक। 3, ब्याज दर। यह रेट केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई करती है। लागू रेट वह है जो संबंधित समय के दौरान लागू है। व्यावहारिक उदाहरण। उदाहरण 1, अतिरिक्त AIR वापसी। एक्सपोर्टर को 1 जनवरी को 5 लाख रुपए ड्रॉबैक के तौर पर मिले। ऑडिट में 1,50,000 रुपए ज्यादा पाए गए और 1 जुलाई को रिकवरी का ऑर्डर दिया गया। एक्सपोर्टर को सेक्शन 86 के तहत 1,50,000 रुपए प्लस ब्याज जनवरी से जुलाई चुकाना होगा। उदाहरण 2, अयोग्य निर्यात। सामान अयोग्य होने के बावजूद ड्रॉबैक दिया गया। रिकवरी पर ब्याज देना जरूरी है, ऑप्शनल नहीं। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। गलत ड्रॉबैक तय होने पर ब्याज अपने आप लग जाता है। अच्छी नियत या कस्टम्स की गलती से ब्याज माफ नहीं होता। ब्याज की देनदारी प्रिंसिपल ड्रॉबैक की रिकवरी के अलावा है। जहां लागू हो वहां पेनल्टी अलग से भी लगाई जा सकती है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 87, सरकार को देय राशि की वसूली। सेक्शन 87 क्या देता है? सेक्शन 87 में कस्टम्स एक्ट के तहत सरकार को देय किसी भी रकम की रिकवरी के तरीके बताए गए हैं जब ऐसी रकम अपनी मर्जी से नहीं दी जाती है। आसान शब्दों में, अगर कस्टम्स ड्यूज का पेमेंट नहीं किया जाता है तो कस्टम्स के पास उन्हें वसूलने का कानूनी अधिकार है। सेक्शन 87 के तहत कितनी रकम रिकवर की जा सकती है? कस्टम्स एक्ट के तहत देय कोई भी राशि जिसमें शामिल है सीमा शुल्क, दिलचस्पी, जुर्माना, अच्छा, अधिनियम के तहत कोई अन्य सरकारी बकाया। धारा 87 के तहत वसूली के तरीके। एक, सरकार द्वारा देय राशि के विरुद्ध समायोजन। अगर कस्टम्स का डिफॉल्टर पर कोई रिफंड या कोई और रकम बकाया है तो उसे बकाया रकम में एडजस्ट किया जा सकता है। 2, सीमा शुल्क नियंत्रण के तहत राशि से कटौती। रिकवरी इनसे की जा सकती है। कमी, धन वापसी। कस्टम्स द्वारा व्यक्ति को देय कोई भी राशि। 3, माल की कुर्की और बिक्री। कस्टम्स सामान अटैच करें और बकाया वसूलने के लिए उन्हें बेच दें। 4, भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूली। जिला कलेक्टर बटा रेवेन्यू अधिकारियों के जरिए इस तरह से वसूली जा सकती है। जमीन के रेवेन्यू का बकाया। 5, कोई अन्य कानूनी रूप से निर्धारित तरीका। कानून या नियमों के तहत बताए गए दूसरे तरीकों से भी की जा सकती है। व्यावहारिक उदाहरण। उदाहरण 1, जुर्माना अदा नहीं किया गया। इंपोर्टर तय पेनल्टी नहीं दे पाता है। कस्टम सेक्शन 87 के तहत पेंडिंग रिफंड को एडजस्ट करके इसे रिकवर करता है। उदाहरण 2, ड्रॉबैक एडजस्टमेंट। एक्सपोर्टर पर कस्टम ड्यूज पेंडिंग है लेकिन वो ड्रॉबैक क्लेम करता है। ड्रॉबैक अमाउंट ड्यूज में एडजस्ट किया गया। उदाहरण 3, संपत्ति कुर्क करना। लगातार डिफॉल्टर डिमांड नोटिस को नजरअंदाज करता है। लैंड रेवेन्यू के बकाये के तौर पर रिकवरी शुरू की गई। महत्वपूर्ण नोट्स। सेक्शन 87 तब लागू होता है जब ड्यूज फाइनल हो जाते हैं और पे करने लायक हो जाते हैं।
ये एक रिकवरी प्रोविजन है, असेसमेंट सेक्शन नहीं। सुनवाई का मौका एडजुडिकेशन प्रोविजन से तय होता है, सेक्शन 87 से नहीं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 88 बांड और जमानत के तहत देता। सेक्शन 88 क्या देता है? सेक्शन 88 ये साफ करता है कि कस्टम्स एक्ट के तहत सरकार को मिलने वाली कोई भी रकम अगर प्रिंसिपल पेमेंट नहीं कर पाता है तो एक्ट के तहत किए गए बॉन्ड को लागू करके वसूल की जा सकती है, जिसमें जमानत देने वाले से भी रकम शामिल है। आसान शब्दों में, अगर आप बॉन्ड देते हैं श्योरिटी बैंक गारंटी के साथ या बिना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं तो कस्टम्स उस बॉन्ड को इस्तेमाल करके बकाया वसूल सकता है। धारा 88 के मुख्य पहलू। एक बॉन्ड कानूनी तौर पर लागू होता है। कस्टम्स एक्ट के तहत किए गए बॉन्ड जैसे वेयर हाउसिंग बॉन्ड, प्रोविजनल असेसमेंट बॉन्ड बाइंडिंग लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। डिफॉल्ट होने पर कस्टम्स दूसरे रिकवरी मोड का इंतजार किए बिना बॉन्ड को इन्वोक कर सकता है। दो जमानतदार भी उतना ही जिम्मेदार है। अगर किसी बॉन्ड पर कोई श्योरिटी, इंडिविजुअल कॉर्पोरेट या बैंक गारंटी है, बॉन्ड की रकम तक जमानतदार बैंक से सीधे वसूली की जा सकती है। जमानत की जिम्मेदारी प्रिंसिपल के बराबर होती है जब तक कि बॉन्ड की शर्तों से सीमित न हो। 3 अन्य रिकवरी मोड से स्वतंत्र। धारा 88 के तहत वसूली धारा 87 के तहत अन्य तरीकों के अतिरिक्त है और उनका विकल्प नहीं है। कस्टम्स रिकवरी का सबसे असरदार तरीका चुन सकता है। 4 आम स्थितियां जहां सेक्शन 88 लागू होता है। वेयर हाउसिंग डिफॉल्ट, ड्यूटी ब्याज समय पर नहीं चुकाया गया। प्रोविजनल असेसमेंट, फाइनल ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ। पार्गमेंट ट्रांसशिपमेंट उल्लंघन, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जहां शर्तों का उल्लंघन होता है। व्यावहारिक उदाहरण। उदाहरण 1, वेयर हाउसिंग बॉन्ड। इंपोर्टर बॉन्ड के तहत सामान वेयरहाउस में रखता है और ड्यूटी क्लियर पे नहीं कर पाता है। कस्टम सेक्शन 88 के तहत बॉन्ड बीजी को लागू करता है। उदाहरण 2, जमानत वसूली। जमानतदार के साथ बॉन्ड, इंपोर्टर दिवालिया हो जाता है। कस्टम्स जमानतदार से बकाया वसूलता है। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। बॉन्ड को लागू करने के लिए अलग से मुकदमा करने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड की शर्तें, रकम, शर्तें रिकवरी की सीमा तय करती है। अगर जमानतदार से वसूली भी कर ली जाती है तो भी कस्टम्स बाकी बकाया, अगर कोई हो, के लिए प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 89 व्यवसाय या संपत्ति के उत्तराधिकारी व्यक्तियों से बकाया वसूलने की शक्ति। सेक्शन 89 क्या देता है? धारा 89 सीमा शुल्क को उत्तराधिकारी से अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यवसाय या संपत्ति का अधिग्रहण करता है, अधिग्रहित संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक बकाया सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार देता है। आसान शब्दों में कहें तो जब कोई बिजनेस या प्रॉपर्टी हाथ बदलती है तो कस्टम्स ड्यूज खत्म नहीं होते। सेक्शन 89 के तहत किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? वो व्यक्ति जो किसी बिजनेस या प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बनता है। बिक्री, स्थानांतरण, उपहार, पट्टा, विरासत या कोई अन्य तरीका। लायबिलिटी ली गई एसेट्स की वैल्यू तक लिमिटेड है। क्या बकाया वसूला जा सकता है? कस्टम्स एक्ट के तहत दे कोई भी राशि जैसे सीमा शुल्क, दिलचस्पी, जुर्माना, जुर्माना या अन्य सरकारी बकाया। दायित्व की सीमा और प्रकृति, व्यक्तिगत असीमित दायित्व नहीं। रिकवरी सिर्फ मिले हुए बिजनेस प्रॉपर्टी की वैल्यू तक ही सीमित है। यह तब भी लागू होता है जब उत्तराधिकारी मूल डिफॉल्ट में शामिल नहीं था। व्यावहारिक उदाहरण, व्यवसाय हस्तांतरण। एक फर्म अपना बिजनेस दूसरी कंपनी को बेचती है जबकि कस्टम्स का बकाया है। कस्टम्स खरीदार से खरीदे गए एसेट्स की कीमत तक का बकाया वसूल सकता है। विरासत, एक कानूनी वारिस को एक वेयरहाउस प्रॉपर्टी विरासत में मिलती है जिसका कस्टम ड्यूज नहीं चुकाया गया है। वारिस से विरासत में मिली संपत्ति की वसूली की जा सकती है। महत्वपूर्ण बिंदु, सेक्शन 89 एक रिकवरी प्रोविजन है, पेनल्टी सेक्शन नहीं। उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी तभी होती है जब बकाया पहले से देना बाकी हो। कस्टम्स एक्सपोजर वाला कोई बिजनेस प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 90 कस्टम्स ड्यूज के लिए पार्टनर्स, डायरेक्टर्स वगैरह की लाइबिलिटी। सेक्शन 90 क्या देता है? धारा 90 निर्दिष्ट स्थितियों में सीमा शुल्क देयताओं के लिए किसी इकाई के भागीदारों, निदेशकों, प्रबंधकों या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों पर व्यक्तिगत देयता तय करती है, आमतौर पर जब इकाई से ही देयताओं की वसूली नहीं की जा सकती। आसान शब्दों में, अगर फर्म कंपनी कस्टम्स ड्यूज नहीं देती है तो इंचार्ज जिम्मेदार हो सकते हैं। किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? एंटिटी के संविधान के आधार पर फर्म बटा एलएलपी पार्टनर्स, कंपनी डायरेक्टर बटा मैनेजर बटा ऑफिसर इंचार्ज, अन्य संस्थाएं बिजनेस चलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति। लाइबिलिटी तब पैदा होती है जब ऐसे लोग उस समय बिजनेस के संचालन के इंचार्ज और जिम्मेदार थे जब बकाया पेमेंट होना था। कौन से ड्यूज कवर होते हैं? कस्टम्स एक्ट के तहत दे कोई भी राशि जिसमें शामिल है सीमा शुल्क, दिलचस्पी, जुर्माना, सरकार को दे जुर्माना या अन्य राशि, दायित्व की प्रकृति और सीमा, जॉइंट और कई, कस्टम्स एक या ज्यादा के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। खास तौर पर तब ट्रिगर होता है जब इकाई बंद हो गई है, भंग हो गई है, दिवालिया हो गई है या
एंटिटी से रिकवरी मुमकिन नहीं है या बेअसर है। अगर कोई व्यक्ति तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारी या ड्यू डिलिजेंस की कमी साबित करता है तो बचाव हो सकता है। व्यावहारिक उदाहरण, कंपनी परिसमापन। कस्टम ड्यूटी कंफर्म हो गई है, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है। कस्टम सेक्शन 90 के तहत उस समय जिम्मेदार डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। साझेदारी फर्म डिफॉल्ट, कस्टम ड्यूज का पेमेंट न होने पर फर्म बंद हो गई। पार्टनर्स को पर्सनली लायबल बनाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु, सेक्शन 90 एक रिकवर इनेबलिंग प्रोविजन है, अपने आप में कोई सजा नहीं। देयता तथ्य आधारित है, सीमा शुल्क को जिम्मेदारी नियंत्रण स्थापित करना होगा। धारा 87, 89 वसूली के तरीके और उत्तराधिकारी दायित्व के साथ काम करता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 91, मृत्यु से प्रभावित न होने वाले व्यक्ति की ड्यूटी चुकाने की जिम्मेदारी। सेक्शन 91 क्या देता है? सेक्शन 91 कहता है कि किसी व्यक्ति की मौत होने पर कस्टम ड्यूज लैप्स नहीं होते। कस्टम्स एक्ट के तहत कोई भी ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन या दूसरी रकम जो देनी हो वो मरने वाले के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिकवर की जा सकती है। आसान शब्दों में कहें तो मौत से कस्टम्स की देनदारी खत्म नहीं होती। धारा 91 की मुख्य विशेषताएं, एक मृत्यु के बाद भी दायित्व जारी रहता है। कस्टम्स एक्ट के तहत बकाया रकम तब भी वसूल की जा सकती है भले ही पेमेंट से पहले व्यक्ति की मौत हो जाए। 2 कानूनी प्रतिनिधियों से वसूली, मृतक की संपत्ति से कानूनी वारिसों एग्जीक्यूटर्स के हाथों में रिकवरी की जाती है। संपत्ति से परे कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं, कानूनी प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। 3 दायित्व की सीमा, विरासत में मिली प्रॉपर्टी या मैनेज की गई एस्टेट की वैल्यू तक सीमित। अगर जायदाद काफी नहीं है तो रिकवरी उसी हिसाब से सीमित होती है। व्यावहारिक उदाहरण, उदाहरण 1, इंपोर्टर की ड्यूटी पेंडिंग होने पर मौत हो जाती है। इंपोर्टर की मौत हो जाती है और कस्टम ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ होता। कस्टम्स कानूनी वारिसों को विरासत में मिली संपत्ति से बकाया वसूल सकता है। उदाहरण 2, मौत से पहले सजा पक्की हो गई। पेनल्टी तय, पेमेंट से पहले व्यक्ति की मौत हो जाती है। रकम जायदाद से वसूली जा सकती है, वारिसों से पर्सनली नहीं। महत्वपूर्ण नोट्स, सेक्शन 91 एक रिकवरी प्रोविजन है, पेनल्टी बनाने वाला सेक्शन नहीं। यह आम रिकवरी मोड, एडजस्टमेंट, अटैचमेंट, लैंड रेवेन्यू का बकाया वगैरह के साथ काम करता है। कानून के अनुसार वारिस क्वांटिटी लीगैलिटी को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन मौत होने पर भी लायबिलिटी कम नहीं होती है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 92, जमानतदार या कानूनी प्रतिनिधि की जिम्मेदारी से जुड़े खास प्रावधान। सेक्शन 92 क्या देता है? सेक्शन 92 साफ करता है कि कस्टम्स ड्यूज की जिम्मेदारी कानून के तहत इजाजत मिलने वाली सीमा तक किसी जमानत देने वाले या कानूनी प्रतिनिधि के खिलाफ लागू की जा सकती है जब कस्टम्स एक्ट के तहत देने वाली रकम का पेमेंट नहीं किया गया हो। आसान शब्दों में, कस्टम्स किसी जमानतदार से या किसी मरे हुए व्यक्ति की जायदाद से बकाया वसूल सकता है, लेकिन सिर्फ कानूनी दायरे में। धारा 92 के मुख्य तत्व, एक जमानतदार की जिम्मेदारी, जहां एक बॉन्ड को एक जमानत के साथ निष्पादित किया गया है और प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो कस्टम्स बॉन्ड की शर्तों और लिमिट के तहत जमानतदार से बकाया वसूल सकता है। यह सामान्य अनुबंध सिद्धांतों के साथ संरेखित है। जमानत की देयता सह व्यापक है जब तक कि प्रतिबंधित न हो। 2 कानूनी प्रतिनिधि का दायित्व, अगर एक्ट के तहत जिम्मेदार व्यक्ति की मौत हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिकवरी की जा सकती है जो विरासत में मिली प्रॉपर्टी की वैल्यू तक लिमिटेड होगी। जायदाद के अलावा कोई पर्सनल जिम्मेदारी नहीं। 3 दायित्व में कोई वृद्धि नहीं। सेक्शन 92 नई लायबिलिटी नहीं बनाता है, यह सिर्फ मौजूदा कानूनी सीमाओं के अंदर ही रिकवरी को मान्यता देता है और रेगुलेट करता है। व्यावहारिक उदाहरण, जमानत का मामला, इंपोर्टर जमानत के साथ बॉन्ड से सुरक्षित ड्यूटी पर डिफॉल्ट करता है। कस्टम्स बॉन्ड को लागू करता है और जमानतदार से बकाया बॉन्ड वैल्यू के अंदर वसूलता है। कानूनी उत्तराधिकारी का मामला, इंपोर्टर की मौत कस्टम ड्यूज कंफर्म होने के बाद होती है। रिकवरी वारिसों के हाथ में मौजूद एस्टेट से की जाती है, उनसे पर्सनली नहीं। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु, सेक्शन 92 इन पर काम करता है। धारा 88 बांड और जमानत का प्रवर्तन और धारा 91 मृत्यु के बाद वसूली। लायबिलिटी क्वांट लिमिटेड बॉन्ड अमाउंट बटा एस्टेट वैल्यू है। रिकवरी प्रोसेस में आम रिकवरी प्रोविजन जैसे एडजस्टमेंट, अटैचमेंट को फॉलो किया जाता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 93, वस्तुओं को छूट देने की शक्ति। सेक्शन 93 क्या देता है? धारा 93 केंद्रीय सरकार को यह अधिकार देती है कि वो वस्तुओं को सीमा शुल्क से पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से सशर्त अथवा बिना शर्त छूट दे सकती है जब वो जनहित में ऐसी छूट को आवश्यक समझे। आसान शब्दों में, सरकार नोटिफिकेशन के जरिए कस्टम ड्यूटी कम या माफ कर सकती है। धारा 93 की मुख्य विशेषताएं, एक छूट कौन देता है? केंद्र सरकार, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करके। 2 छूट की प्रकृति, छूट हो सकती है पूरा या आंशिक, जैसे निल ड्यूटी या रियायती दर, कंडीशनल, एंड यूज, सर्टिफिकेट, टाइम लिमिट जैसी शर्तों के अधीन। बिना शर्त, छूट पाने के लिए शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। 3 छूट का दायरा पर लागू होता है।
निर्दिष्ट सामान या निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा आयातित माल या खास मकसद, डिफेंस, राहत, प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट वगैरह के लिए इंपोर्ट किया गया सामान। 4 पूर्वव्यापी सत्यापन सीमित। सरकार खास मामलों में पिछली छूट को कानून के जरिए वैलिडेट कर सकती है, लेकिन नोटिफिकेशन आमतौर पर आगे के लिए होते हैं जब तक कि साफ तौर पर कुछ और न बताया गया हो। व्यावहारिक उदाहरण: जनहित छूट। हेल्थ इमरजेंसी के दौरान जीवन बचाने वाली दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई। सेक्शन 93 के तहत नोटिफिकेशन के जरिए छूट दी गई। सशर्त छूट: रियायती ड्यूटी पर इंपोर्ट की गई मशीनरी किसी खास प्रोजेक्ट में इस्तेमाल के लिए है। शर्तें पूरी होनी चाहिए, नहीं तो ड्यूटी देनी होगी। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु: छूट एक पॉलिसी का फैसला है, इंपोर्टर का अधिकार नहीं। शर्तों का पालन न करने पर यह होता है। कर्तव्य की मांग, ब्याज और संभावित पेनल्टी। छूट नोटिफिकेशन का मतलब सख्त है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 94, माल को निर्यात शुल्क से छूट देने की शक्ति। सेक्शन 94 क्या देता है? धारा 94 केंद्रीय सरकार को यह अधिकार देती है कि वो वस्तुओं को निर्यात शुल्क से पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से सशर्त अथवा बिना शर्त छूट दे सकती है, यदि वो जनहित में ऐसी छूट आवश्यक समझती है। आसान शब्दों में, सरकार नोटिफिकेशन के जरिए एक्सपोर्ट ड्यूटी कम या हटा सकती है। धारा 94 की मुख्य विशेषताएं: एक प्राधिकरण और मोड केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया। आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से। 2 छूट की प्रकृति: पूरा या आंशिक, शून्य या रियायती निर्यात शुल्क। कंडीशनल, जैसे डेस्टिनेशन, एंड यूज, पीरियड, कंप्लायंस जरूरतें। बिना शर्त, शर्तें पूरी तरह से पूरी होनी चाहिए, नहीं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। 3 दायरा पर लागू होता है: निर्दिष्ट वस्तुएं, निर्दिष्ट निर्यातक। तय मकसद, जैसे स्ट्रेटेजिक जरूरतें, ट्रेड पॉलिसी के मकसद। 4 संभावित ऑपरेशन। छूट आमतौर पर आगे के लिए होती है जब तक कि कानून में साफ तौर पर कुछ और न कहा गया हो। व्यावहारिक उदाहरण: नीति आधारित राहत। घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए एक कमोडिटी पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की गई। सेक्शन 94 के तहत नोटिफिकेशन के जरिए छूट। सशर्त छूट: कुछ समय के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी माफ कर दी गई है, लेकिन क्वांटिटी कैप लागू है। नियम न मानने पर नतीजे के साथ ड्यूटी देनी होगी। महत्वपूर्ण बिंदु: छूट एक पॉलिसी रियायत है, कोई निहित अधिकार नहीं। छूट नोटिफिकेशन का सख्त मतलब: ड्यूटी, ब्याज और पेनल्टी लग सकती है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 95, विशेष परिस्थितियों में शुल्क से छूट देने की शक्ति। सेक्शन 95 क्या देता है? धारा 95 केंद्रीय सरकार को विशेष अथवा अपवादात्मक परिस्थितियों में सामान्य अधिसूचना के अलावा, जब वो जनहित में इसे आवश्यक समझे, सीमा शुल्क से छूट देने का अधिकार देती है। आसान शब्दों में, बहुत कम या मुश्किल मामलों में सरकार कस्टम ड्यूटी से खास छूट दे सकती है। धारा 95 की मुख्य विशेषताएं: एक असाधारण बटा विशेष मामले। उपयोग कहाँ किया गया? सामान्य छूट अधिसूचनाएं पर्याप्त नहीं है, या कोई खास मुश्किल या अनोखी स्थिति मौजूद है। यह कोई रूटीन काम नहीं है, यह एक असाधारण शक्ति है। 2 छूट का प्रारूप: स्पेशल ऑर्डर से मंजूरी दी गई, आम नोटिफिकेशन नहीं। हो सकता है पूर्ण या आंशिक छूट। सशर्त या बिना शर्त। 3 जनहित आवश्यकता: जनहित में जरूरी तौर पर सही ठहराया जाना चाहिए, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत, मानवीय या राहत उद्देश्यों के लिए आयात, एक बार की मुश्किल की स्थितियां जो कहीं और कवर नहीं होती। 4 मामला विशिष्ट प्रकृति पर लागू होता है: एक विशिष्ट आयातक, या एक विशिष्ट खेप, या एक विशिष्ट स्थिति। दूसरों के लिए कोई मिसाल नहीं बनती। व्यावहारिक उदाहरण: आपदा राहत आयात। इमरजेंसी इक्विपमेंट जो अर्जेंट इंपोर्ट किए गए हैं, लेकिन मौजूदा छूट के तहत कवर नहीं है। सेक्शन 95 के तहत स्पेशल छूट दी गई है। वास्तविक कठिनाई का मामला: टेक्निकल कमी की वजह से इंपोर्ट पर भारी ड्यूटी लगती है, जिससे बहुत मुश्किल होती है। सरकार सेक्शन 95 के तहत एक बार राहत दे सकती है। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु: सेक्शन 95 अपनी मर्जी से है, इंपोर्टर का अधिकार नहीं है। रूटीन मामला नहीं कहा जा सकता। साथ में दी गई शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। कोर्ट आमतौर पर तब तक दखल नहीं देते जब तक कि अपने विवेक का इस्तेमाल मनमाने ढंग से न किया जाए। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 96, नियम बनाने की शक्ति। सेक्शन 96 क्या देता है? धारा 96 केंद्र सरकार को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। आसान शब्दों में, एक्ट फ्रेमवर्क तय करता है। सेक्शन 96 सरकार को इसे लागू करने के लिए डिटेल्ड नियम जारी करने की इजाजत देता है। धारा 96 की मुख्य विशेषताएं: एक अधिकार केंद्र सरकार बनाती है, नोटिफिकेशन के जरिए जारी किया जाता है और ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाता है। 2 नियम बनाने का दायरा:
एक्ट के तहत जरूरी या इजाजत वाले किसी भी मामले पर नियम बनाए जा सकते हैं, जिनमें शामिल है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, वेयरहाउसिंग के लिए प्रक्रियाएं, आकलन, मूल्यांकन और वर्गीकरण, बांड, जमानत और गारंटी, वापसी, छूट, रिफंड, फॉर्म, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड और टाइमलाइन, पेनल्टी और प्रोसीजरल सेफ्टी एक्ट के तहत। नियम एक्ट के हिसाब से होने चाहिए और उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। 3 अधीनस्थ प्रत्यायोजित विधान। सेक्शन 96 के तहत बनाए गए नियम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एक रूप है। वे ऑपरेशनल डिटेल देते हैं जहां एक्ट प्रिंसिपल तय करता है। 4 संसद के समक्ष प्रस्तुत करना, तय प्रक्रिया के अनुसार संसद के सामने रखना जरूरी है। संसद उन्हें बदल या रद्द कर सकती है। व्यावहारिक उदाहरण, बैगेज नियम 2016 यात्री सामान के लिए भत्ते और प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं। सीमा शुल्क, रियायती शुल्क दर पर वस्तुओं का आयात नियम रियायती आयात के लिए शर्तें और अनुपालन निर्धारित करते हैं। ड्रॉबैक नियम, रेट, क्लेम, ऑडिट और रिकवरी की डिटेल, ऐसे सभी नियम धारा 96 से प्राधिकार प्राप्त करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, नियम एक्ट में तय सीमा से ज्यादा टैक्स या अपराध नहीं बना सकते। नियमों का पालन न करने पर सजा तभी हो सकती है जब एक्ट इसकी इजाजत दे। कोर्ट एक्ट के हिसाब से नियमों का मतलब निकालते हैं। टकराव होने पर एक्ट लागू होता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 97, संसद के समक्ष रखे जाने वाले नियम। सेक्शन 97 क्या देता है? सेक्शन 97 कस्टम्स एक्ट के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों पर पार्लियामेंट्री निगरानी को जरूरी बनाता है। आसान शब्दों में, सरकार के बनाए कस्टम नियमों को जांच के लिए संसद के सामने रखा जाना चाहिए। धारा 97 के प्रमुख प्रावधान, एक संसद के समक्ष अनिवार्य रूप से रखना। कस्टम्स एक्ट के तहत बनाया गया हर नियम होना चाहिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया। कुल 30 दिनों के लिए एक सेशन या कई सेशन में हो सकता है। 2 संसद की शक्ति, 30 दिन की अवधि के दौरान या उसके बाद संसद नियम बदले या नियम रद्द करे। ऐसा बदलाव या रद्द करना नियम के तहत पहले से की गई कार्रवाई पर बिना किसी नुकसान के किया जाता है। 3 संशोधन बटा निरस्तीकरण का प्रभाव, अगर बदला गया नियम आगे से बदले हुए रूप में लागू होगा। अगर रद्द किया जाता है तो नियम आगे से लागू नहीं रहेगा। पिछले काम वैलिड और सुरक्षित रहते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंटेशन पर नया कस्टम्स रूल जारी किया है। इसे संसद के सामने रखा गया है। संसद ने बदलाव का सुझाव दिया है। नियम में बदलाव जारी है, लेकिन पहले से किए गए एक्शन वैलिड रहेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु, सेक्शन 97 डेलीगेट किए गए कानून पर चेक और बैलेंस पक्का करता है। संसद नियमों को पहले से मंजूरी नहीं देती, ये कार्योत्तर नियंत्रण रखती है। ये सेक्शन नियमों पर लागू होता है, छूट नोटिफिकेशन पर नहीं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 98, निरसन और बचत। सेक्शन 98 क्या देता है? सेक्शन 98 कस्टम्स एक्ट 1962 का रिपील और सेविंग्स क्लॉज है। यह पहले के कस्टम्स कानूनों को रिपील करता है और उन रिपील कानूनों के तहत पहले से की गई कार्रवाइयों को बचाता है। आसान शब्दों में, पुराने कस्टम कानून रद्द कर दिए गए, लेकिन उनके तहत जो भी कानूनी तौर पर किया गया वो अभी भी वैलिड है। धारा 98 के मुख्य घटक, एक, पहले के कानूनों को निरस्त करना। पहले के कस्टम कानून कस्टम्स एक्ट 1962 से पहले 1962 एक्ट के लागू होने की तारीख से रद्द हो गए हैं। 2, पिछले कार्यों की बचत। निरस्तीकरण के बावजूद किया गया या छोड़ा गया कोई भी काम वैध रहता है, जैसे सूचनाएं, नियम, नियुक्ति, लाइसेंस, आकलन, कार्यवाही, जांच, अपील। इन्हें ऐसे माना जाता है जैसे कि ये सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत किए गए हों, जब तक कि ये असंगत न हो। 3, कानूनी कार्यवाही की निरंतरता, चल रही कार्यवाही, आकलन, न्याय निर्णय, अपील, नए एक्ट के तहत रिकवरी, बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। 4, निरस्त कानून की बहाली नहीं। पुराने कानून को नए सिरे से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका पुराना ऑपरेशन बना रहता है। व्यावहारिक उदाहरण, 1962 से पहले के कस्टम्स कानून के तहत कस्टम्स नोटिस जारी किया गया था। नया एक्ट लागू हो गया है। नोटिस और कार्यवाही धारा 98 के कारण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत वैध रहती है और जारी रहती है। महत्वपूर्ण बिंदु, सेक्शन 98 रद्द होने की वजह से होने वाले कानूनी खालीपन से बचाता है, दोनों की सुरक्षा करता है। सरकारी कार्रवाई और टैक्सपेस इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के अधिकार और देनदारियां। इसी तरह के निरसन और बचत क्लॉज ज्यादातर बड़े कानूनों में मौजूद है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 99, सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की पहली और दूसरी अनुसूची में संशोधन। सेक्शन 99 क्या देता है? धारा 99 केंद्र सरकार को सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची आयात शुल्क और दूसरी अनुसूची निर्यात शुल्क में संशोधन करने का अधिकार देती है। आसान शब्दों में,
सरकार नोटिफिकेशन के जरिए कस्टम ड्यूटी रेट, टैरिफ हेडिंग, एचएस कोड और डिस्क्रिप्शन बदल सकती है। धारा 99 की मुख्य विशेषताएं। एक प्राधिकरण और मोड। केंद्र सरकार में निहित शक्ति। ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन द्वारा किए जाते हैं। दो, क्या बदलाव किया जा सकता है? सरकार इनमें बदलाव कर सकती है। ड्यूटी की दरें, बढ़ोतरी, कमी, निल दर। टैरिफ हेडिंग बटा सब हेडिंग, एचएस कोड। वस्तुओं का विवरण, टैरिफ शेड्यूल के लिए नोट्स। इंपोर्ट पहली अनुसूची और एक्सपोर्ट दूसरी अनुसूची पर लागू होता है। 3, जनहित आवश्यकता। संशोधन तब किए जाते हैं जब सरकार को जनहित में जरूरी लगता है, जैसे व्यापार नीति में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का संरक्षण, राजस्व संबंधी विचार, अंतर्राष्ट्रीय एचए संशोधनों के साथ संरेखण। 4, संसदीय नियंत्रण। सेक्शन 99 के तहत जारी नोटिफिकेशन पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं, जो मंजूरी देना, संशोधित करें या रद्द करें, तय प्रक्रिया के अनुसार। बदलाव रद्द करने से पहले किए गए एक्शन वैलिड रहेंगे। व्यावहारिक उदाहरण, बजट में बदलाव। यूनियन बजट में एक प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई। सेक्शन 99 नोटिफिकेशन के जरिए फर्स्ट शेड्यूल में बदलाव करके लागू किया गया। एचएस कोड पुनर्गठन। डब्ल्यूसीओ बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए नए एचएस कोड पेश किए गए। सेक्शन 99 के जरिए किया गया। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। धारा 99 टैरिफ संरचना से संबंधित है, छूट से नहीं। वे धारा 93 से 95 के अंतर्गत है। नोटिफिकेशन के आधार पर बदलाव संभावित या तुरंत हो सकते हैं। इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को इफेक्टिव डेट्स को ध्यान से ट्रैक करना चाहिए। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 100, विनियम बनाने की शक्ति। सेक्शन 100 क्या देता है? धारा 100 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी से नियम बनाने का अधिकार देती है। आसान शब्दों में, सीबीआईसी एक्ट और नियमों को लागू करने के लिए डिटेल्ड प्रोसीजर लेवल के रेगुलेशन जारी कर सकता है। धारा 100 की मुख्य विशेषताएं। एक नियम कौन बनाता है? सीबीआईसी, पहले सीबीईसी। केंद्र सरकार की पहले से मंजूरी लेकर। 2 नियम क्या है? रेगुलेशन नियमों के नीचे सबऑर्डिनेट कानून है। वे प्रोसीजरल, ऑपरेशनल और टेक्निकल डिटेल से डील करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम, दस्तावेजीकरण प्रारूप, बंदरगाह हवाई अड्डा प्रक्रियाएं, जोखिम प्रबंधन सुविधा उपाय, कस्टम ब्रोकर प्रक्रियाएं वगैरह। हायरार्की। एक्ट रूल्स S.96, रेगुलेशन S.100। 3 विनियमों का दायरा। नियमों में ये शामिल हो सकते हैं: आयात निर्यात प्रक्रियाएं, गोदाम संचालन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एडी, समय सीमा, प्रपत्र और प्रक्रियाएं, कोई भी मामला जहां डिटेल्ड प्रोसीजर की जरूरत हो। 4, संगति की आवश्यकता। नियम इन बातों के हिसाब से होने चाहिए: सीमा शुल्क अधिनियम और एक्ट के तहत बनाए गए नियम। अगर कोई झगड़ा होता है तो एक्ट रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, सीमा शुल्क दलाल लाइसेंसिंग विनियम CBLR, समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट विनियम SCMTR, कुरियर आयात और निर्यात विनियम, डाक आयात विनियम। धारा 100 के अधिकार के तहत जारी किए गए। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। रेगुलेशन एक्ट के बाहर नए टैक्स या अपराध नहीं बना सकते। वे मुख्य रूप से प्रोसीजरल और फैसिलिटेटिव है। नियम न मानने पर सजा तभी हो सकती है जब एक्ट नियमों में ऐसा करने का प्रावधान हो। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे। कस्टम एक्ट